नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सबसे पहले तो ये सुनकर के दुख होता है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 जो है न्यायमूर्ति गण जो है 10 माननीय न्यायमूर्ति गण वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब बताइए, इतने सुरक्षित जगहों पर भी ओमिक्रॉन का इतना प्रकोप जो है वो बढ़ गया है। मैंने समझता कि चुनाव आयोग में भी कुछ कर्मचारी अधिकारी जो है संक्रमित हो गए होंगे और भी दफ्तरों में इस प्रकार कर्मचारी और अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए होंगे। अब मौत कितनी हुई होगी और कितनी की कैजुअलिटी हुई होगी यह देखने वाली बात है। वैसे जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता रहता है और भारतीय अवाम ताकत दल तथा मैं इस बात से बिल्कुल हम लोग कायम हैं कि हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन का जीवन अमूल्य है, प्रत्येक की जान अमूल्य है। इसलिए उसमें यानी मौतों को गिनना, लाशों को गिनना ये निहायत नीचता ही नहीं बल्कि जो इस तरह का ख्याल और इसका आधार पर तर्क बनाना वो बिल्कुल समाज विरोधी भी है और हमारे राष्ट्र विरोधी भी है। और इसलिए ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब मैंने जो वो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति भारत गणराज्य श्री गणराज्य आदरणीय न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना को पत्र लिखा, ये असेंबली इलेक्शंस जो कि चुनाव आयोग ने घोषित कर रखा है और घोषित करके हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला ये चुनाव जो है वो थोपा है। तो उसी को निरस्त कराने के लिए जब मैंने आदरणीय न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना माननीय मुख्य न्यायमूर्ति भारत गणराज्य को लिखा तो कुछ लोगों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की कि यह आंकड़ों पर यह सही आंकड़ों पर आधारित नहीं है। हमने उनको बताया कि जहां पर हमारे सम्माननीय आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जान जा रही हो वहां पर आप जो है मौतों का आंकड़ा, लाशों को गिनने का आंकड़ा
पर आप बहस करना चाहते हैं, ये बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है। तो हमको ऐसे दृष्टिकोणों पर भी जो है बहुत गंभीर होना पड़ेगा कि जो कि मौतों के आंकड़ों पर मैं एक बहस छेड़ करके लोगों की जान जा रही है, इस गंभीरता को कम करने का एक वो षड्यंत्र या साजिश करते हैं। दिल्ली के जो हालात हैं और इतने बड़े बड़े दफ्तरों के, इतने बड़े बड़े जो पदासीन हमारे जो संवैधानिक हस्तियां हैं और भी हस्तियां हैं, वो भी इस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, तीसरा वेरिएंट है कोविड-19 का, उससे बच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा और भारतीय अवाम ताकत दल का चुनाव आयोग से ये कहना है, क्या चुनाव आयोग इसका इंतजार कर रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग दफ्तर और मुख्य चुनाव आयुक्त भी जब तक वो कोरोना से संक्रमित न हो जाएं तब तक वो जो है ये यानी कोरोना की या ओमिक्रॉन की भयावहता से वो अवगत नहीं होंगे और जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाले चुनाव को तभी वो निरस्त करेंगे। यदि ऐसा दृष्टिकोण है तो हमारे देश के भारतीय भाई बहन ये देखें कि ये कितना खतरनाक ये सोच है कि जब तक कि पूरा दफ्तर जो है कोरोना से संक्रमित न हो जाए, हमारे आदरणीय जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस कोरोना से संक्रमित न हो जाए, तब तक उनकी आंख ना खुले। और मैं आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि अब क्षेत्रों से कुछ ऐसे भी उम्मीदवार कहते हुए सुने गए कि मैं अब इस जो है चुनाव से अपने को अलग कर रहा हूं क्योंकि यह चुनाव लोगों की जान लेने वाला है। हालांकि उसका विरोधी उसको इस रूप में कह रहा था, वो विरोधी चूंकि सत्ता यानी हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने की दौड़ में है, वो तो कह रहा था कि चूंकि वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। चलिए हार ही रहे, कोई बात नहीं है, हमने तो इसीलिए वो भाग भी नहीं लिया। हम पर भी लोग इस तरह से तमाम बातें कहते रहते हैं, तो उसकी परवाह नहीं करनी है। हमको सिर्फ परवाह करनी है अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाने की। तो कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसके जरा भी परवाह किए हुए जो है चिंता हमको जो है जो मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ, सारी संस्थाओं को से निवेदन कर रहा हूँ उनको और उनको जगा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचाई जा सके, उनका जीवन अमूल्य है। तो वो अब इस तरह के भी समाचार आ रहे हैं कि उम्मीदवार भी जो है यानी इस चुनाव से इसलिए अपना वो पैर पीछे खींच रहे हैं, यह बोलते हुए कि यह कोरोना जो है लोगों की जान लेने वाला है और हमारे किसी भी कार्य से लोगों की जान न जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस तरह के वक्तव्य वाला इस तरह के वक्तव्य वाला जो है उम्मीदवारों के कथन जो है अब सुनने में आ रहे हैं। हमारा ये है आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग से आग्रह है कि आपकी आंख कब खुलेगी। अभी जो बताया गया, क्या इसका इंतजार कर रहे हैं कि पूरा आपका ऑफिस जो है, ऑफिस के लोग जो है जो कि दिल्ली में कोरोना के हालात हैं, पूरा दफ्तर जो है संक्रमित हो जाए। आपके आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं, वो बहुत दुर्भाग्य का दिन होगा। तो क्या उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय तक
जब तक वो संक्रमित न हो जाए तब तक जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला जो चुनाव आपने थोपा है उसको आप जो है वो निरस्त करें। बहुत दुख की बात। आखिर यह देश किसके लिए है? आपका जो चुनाव आयोग है वो किसके लिए है? ये सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? जरा इन बातों पर गौर करिए। ये हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के लिए है। जरा सोचिए इस बात को। कौन सी अकल आपको जो है वो दबाव डाल रही है कि सिर्फ अपनी हैंकड़ी दिखाना है कि नहीं हमको चुनाव कराना है, चाहे लोगों की जान जाए चाहे न जाए। अब इससे अधिक मैं कह नहीं सकता। ये बाकी चीजें तो मेरी जो वेदना है, जो मेरी संवेदना है, जो मेरी पीड़ा है, यदि आप समझ सके तो ठीक है, और नहीं समझते हैं कोई बात नहीं। जो भी अंजाम आएगा उसको भुगतने के लिए भी आपको आप जैसे लोगों को तैयार होना पड़ेगा। मान लीजिए इसके बाद मौतें बढ़ जाती हैं। पिछली बार तो आपको धमकी मिली माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से, कई हाई कोर्ट सामने आ जाए, सुप्रीम कोर्ट भी माने वो जागृत हो जाए और सब कहे कि नहीं, निश्चित रूप से जो है जो ये जिद पर अड़ा था वो चुनाव आयोग, क्यों नहीं इस पर जो हत्या का मुकदमा जो है वो स्यू किया जाए और चला जाए। कितनी विकट स्थिति होगी। ये समझ के परे है, ये कल्पना के परे है। कल एक पोस्ट था योगी आदित्यनाथ की चमचागिरी में, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट था। तो हमने उसके जवाब में लिखा कि जो इनकी एक झूठी स्तुतिगान, या अंग्रेजी में बोला जाएगा पैनजारिक्स या इनकामियम, या हिंदी में स्तुतिगान, ये झूठा स्तुतिगान, या कुछ और भी भाषा में उसको आप जो है वो चमचागिरी वाला गान, जो भी आप समझ सके। तो हमने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ महोदय से हमारी आवाम पूछे कि जो योगी आदित्यनाथ महोदय अपराधियों को सफाया करने का दम भरते हैं, क्या उनको उन्हीं के बगल में, उन्हीं के नाक के नीचे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ रज्जू भैया, इतना दुर्दांत माफिया, क्या उनको नहीं देखा? जब इस तरह का पोस्ट उसमें डाला गया और उसमें यह भी पूछा गया कि यदि योगी जी के ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है तो इसका क्या जवाब होगा योगी जी के पास, यह भी पूछा गया। तो कुछ रघुराज प्रताप जो कि इतना दुर्दांत माफिया है, वो तिमला करके माने कुछ गाली गलौज पर भी आ गए। तो हमने उनका कहा कि आप किसी भी भाषा पर आ जाइए, और इस तरह के जो है अपराधियों के जो बचाने वाले होते हैं उनका यही हाल होता है कि जब उनको आईना दिखा जाता है तो सारी मर्यादा को भूल करके जो है अशिष्टता पर आते हुए इन्हीं सब हरकतों पर वो उतारू हो जाते हैं। तो हमको इसकी परवाह नहीं है कि कोई माने अपशब्द कहे, गाली दे, कुछ भी करे या मार भी दे, लेकिन जो समाज के जो दुश्मन हैं, माफिया के रूप में, गुंडों के रूप में, दादाओं के रूप में, और जो देश के लिए जो खतरनाक जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो जेएनपीसी हो, चाहे ये बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या आरजेडी हो, सबके खिलाफ भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम को जागृत करता रहेगा। ये सभी भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें अच्छी तरह से उस जान में।
हमारे जीवन को यदि वो खत्म वो करके अब अपने इस कार्य को पूरा अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, उसका भी स्वागत है। और हमको खुशी होगी कि कम से कम मेरा जीवन या मेरा प्राण जो है या जो है वो यदि गए तो इसी के लिए गए। लेकिन जितनी भी ताकतें हैं भारतीय समाज विरोधी, भारतीय समाज में विखंडन पैदा करने वाली समाज माने घोर गद्दार जीएनपीसी जैसे घोर गद्दार वामदल जैसी ताकतें हैं, उनका पर्दाफाश करना, उनको बेनकाब करना और उनकी असलियत को अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रखना, ये काम जो बिल्कुल वो चलता रहेगा, जारी होता रहेगा जब तक वो लक्ष्य जो है हमारे पूरे 135 करोड़ भारतीय भाई बहन देश के वो जागृत न हो जाए, जागृत न हो जाए भारतीय एकता के आधार पर भी, और इनको पहचानने के लिए कि ये हमारे मुल्क के लिए वो कितने खतरनाक है। हमारा देश के लिए खतरनाक वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी है, हमारा देश के लिए खतरनाक असदुद्दीन ओवैसी भी है, उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए तौकीर रजा तौकीर रजा जैसे वो देश विरोधी तत्व और ताकतें, देश विरोधी तत्व भी हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो यानी नाम गिनाना माने वो संभव नहीं होगा। इस तरह की जितनी भी ताकतें हैं उनके भी खिलाफ अपने आदरणीय भारतीय आवाम को मैं और हमारा ये संगठन भारतीय आवाम ताकत दल लोगों को जागृत करता रहेगा और इनको बेनकाब करता रहेगा, और जो है इनको और इनके सारे करतूतों को जो है पर्दाफाश करता रहेगा। तो इस मुगालते में न रहें कि कोई अपशब्द बोल करके, गाली दे करके, धमकी दे करके और किसी तरह की धमकी से जो ये हमारी कोशिश भारतीय और भारतीय आवाम की दल की कोशिश जो है वो रुक जाएगी। जो काम और इतना वो जान ले कि यह अभियान ये दूसरी आजादी का है। लोग जो है मटीरियली माने द्रव्य रूप से माने थोड़ी समृद्धि आ गई है, तो थोड़ा कपड़े से, पोशाक से, गाड़ी घोड़ा से थोड़ा वो प्रगति कर गए हैं, लेकिन जो मानसिक गुलामी में लोग जो जकड़े हुए हैं, जो अपने देश के दुश्मनों को पहचानने में जो है वो इतनी चूक हो रही है। अपने भारतीय समाज के घोर दुश्मनों को जो कि जातिवादी संगठन है, उनको समाज के दुश्मन के रूप में पहचानने में वो जो अक्षम हो रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये सरासर जो है मानसिक गुलामी का ही जो है ये द्योतक है। तो भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इस मानसिक गुलामी के दलदल से निकालने के लिए दूसरी आजादी, लेकिन उसका तरीका जो है वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, बगैर किसी को कष्ट पहुंचाए, बगैर कोई इस तरह के जो है औपचारिक आंदोलन किए हुए, बगैर जो है धूप में झंडा लेकर दौड़े हुए, बगैर कोई धरना प्रदर्शन किए हुए, और बगैर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को किसी भी प्रकार की तकलीफ दिए हुए, यह मखमली क्रांति या वेलवेट रेवोल्यूशन के जरिए दूसरी आजादी इन काले अंग्रेजों से
जिसके विषय में पहचान हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह ने की है। उनका आदेश है, उनका अनुदेश है और उनकी आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का पालन करना हम सभी भारतीय भाई बहनों का परम कर्तव्य है कि इन काले अंग्रेजों को भारतवर्ष की पावन धरती से नष्ट में नाबूद करना है। तो जिस प्रकार वो दुर्दांत माफिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ रज्जू भैया का जो चमचा जो है काफी माने वो उत्तेजित हो गया, आपे से बाहर हो गया और कुछ अपशब्द पर वो उतारू हो गया, यही स्थिति दूसरे जो समाज के जो कोड हैं, समाज में जो माफिया और दादा हैं, और इस राजनीतिक क्षेत्र में जो माफिया और दादा हैं जो है, उनके खिलाफ भी जब बात बोली जाती होगी तो उनके भी चमचे जो है जब सामना होगा तो इसी प्रकार का अपना आपा खो करके अपने वो दादाओं और माफियों की भाषा में आपको जो है अपशब्द कहेंगे। क्या जो वो अपराधी जो है दीपक त्यागी, जो कि बाबा बनकर के बन गया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया है, उसका भी पर्दाफाश भारतीय जनता दल कर रहा है। उसको भी बेनकाब भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है, और उसकी असलियत से भी अपनी अवाम को जो है आगाह कर रहा है। तो उसके भी चमचे ऐसे ही जो है वो बोलते होंगे। तो उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो गद्दार जो है वो पुष्पेंद्र कुलशेष, उनके भी चमचे होंगे, तमाम बोलते होंगे। भारतीय जनता दल को इनकी जरा भी परवाह नहीं है, और न इनको कोई महत्व, और न ही भारतीय जनता दल इनको और इनकी किसी भी इस तरह की बात को जरा भी महत्व देता है, बिल्कुल नहीं। जो उसका लक्ष्य है कि हमारे इस यानी इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है और खूबसूरत लोग भी हैं, इतना जान लें, सब लोग खराब नहीं हैं। 80 से 85 या 85 तक या 90 तक 90% हमारे मुल्क में शांति से रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, आपस में मिलजुल कर के रहना चाहते हैं। उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहना सीख भी लिया है। लेकिन ये 10 पर मुट्ठी भर ये कट्टरवादिता जो पूरे माहौल को पूरा हिंड करके पूरा स्टर करके जो है वो भेद में किए हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य है इन्हीं भारतीय समाज विरोधी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को हमारी आवाम अच्छे से इनको पहचाने। अब ये अखिलेश यादव हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हैं, ये घोर जातिवादी, और इन्हीं की तर्ज पर बिहार में जो है वो जो है लालू प्रसाद यादव, नाम ये भले कुछ रख ले, समाजवाद, फलानेवाद, लोहियावाद, ये सब बेकार है। इनकी करतूत जरा देखिए, इनकी नीयत, और ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनको देखिए। ये घोर जो है भारतीय समाज के लिए बहुत बहुत जहर और खतरनाक है। वो लालू प्रसाद तो खुलेआम बोलता है एमवाई, और एमवाई नहीं, बिहार में कोई जाकर बोले, मैंने देखा है तो बिहार में जो है ये गुंडागर्दी, लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है, गुंडागर्दी और धन उगाही, माफिया, बिल्कुल उसका वो साम्राज्य है। और जब तक वो मुख्यमंत्री रहा या अपनी बीवी जो है राबड़ी देवी को बैठा रहा, वही वो चलता रहा। हम ये नहीं कहते कि उनके जो काउंटर पार्ट हैं नीतीश कुमार, उनमें गुंडे नहीं हैं, उसमें भी हैं। इसी तरह की देखा देखी जो है वो दूसरी पार्टी में भी है। तो सवाल इस बात का है, और ये सिर्फ जो सत्ता हथियाने के लिए,
भारतीय वाम ताकत दल बस यही समझा रहा है कि जितनी भी ताकतें हैं, चाहे वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस हो, या जिसको कि भ्रम या भूल से या गलती से आप सभी लोग जो है वो कांग्रेस के जो है कहते चले आ रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस है नहीं। वो बिल्कुल जो उसका जो चाल चरित्र चेहरा फितरत वगैरह है उसके अनुसार वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी ही है वो। तो वो और ये आपके बीजेपी जो उनके छोटे भाई आए, छोटे मियाँ जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी और इसी प्रकार की सभी, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, ये सब जो है यानी गुंडों को, बाहुबलियों को, माफियाओं को यानी संख्या या अनुपात थोड़ा सा माने इधर उधर या फर्क हो सकता है, पालती हैं सिर्फ सत्ता के लिए। ये सब पावर मांगर, इंग्लिश में बोला जाता है पावर मांगर्स हैं। ये आपके कभी नहीं हो सकते। दिखावे के रूप में इधर उधर कुछ काम जरूर करते हैं दिखावे के रूप में, लेकिन मूलतः ये सत्ता के हथियाने वाली जो है ये गैंग है। आप इसी से देख लीजिए ना कि लोग कोरोना के कारण मरने वाले हैं, मौत के मुंह में जाने वाले हैं हमारे भारतीय भाई बहन, तब भी इनको सत्ता चाहिए। तो माने क्या कहा जाएगा, यदि इनको यानी हमारे भारतीय भाई बहनों का जान लेने वाला जल्लाद कहा जाए तो क्या अतिशयोक्ति है? लेकिन लोग सोचते होंगे जो कि हम कह नहीं पा रहे हैं। अपने भारतीय आवाम जो है, अपने आदरणीय भारतीय आवाम निश्चित रूप से सोचती होगी कि भाई ये सब जो है हमारा वोट छीनने के लिए, हमारी जान लेने पर हमारी जान लेने पर तुले हुए ये जल्लाद हैं। लोग सोचते होंगे जरूर, जिन बातों को मैं कह नहीं पा रहा हूं। तो जिसकी मानसिकता यहां तक है वो कैसे आपका हो सकता है? सोचिए ना, ये कभी भी इस देश के और कभी भी हमारे आवाम के हो नहीं सकते। आप लोग देखते होंगे कि अब इस तरह से कैसे बोला था वो प्रकाश राजभर, जब किसी ने पॉइंटेड क्वेश्चन उससे किया गया कि भाई ये कुंभ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो है कोरोना का जो मेडिकल प्रोटोकॉल है यानी उसका पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि जो है, तो वो तो फैल जाएगा, लोगों की यानी जान ले लेगा। तो कुंभ पर बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो ठीक भी है। इसमें कोई भी आयोजन, कुंभ हो या कोई भी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उस कुंभ के जो समर्थक हैं, कुंभ के जो चमचे हैं, उसको जस्टिफाई करेंगे और उसको उसी प्रकार जस्टिफाई करेंगे या उसको उसी प्रकार उचित ठहराएंगे जिस प्रकार ये चुनाव आयोग जो है यानी हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंक करके जो है उसको जो है उचित वो ठहरा रहा था। और इसके पहले वो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो है वो राज्यों के पॉजिटिविटी रेट पढ़ रहे थे, लगता है कि वो डॉक्टर हैं, वो मेडिकल वो एक्सपर्ट हो गए। उसी का एक झूठा आधार बना करके हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला जो है वो चुनाव जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के ऊपर इन्होंने थोप दिया। और थोपने के बाद ये सुनने में आ रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ये कहते फिर रहे हैं कि भाई एक बार जब हमने उसको घोषित कर दिया तो संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं कि मैं इसको जो है वो कैंसिल करूं। लेकिन अभी तो पंजाब में तो टाले थे, कोई चुनाव की तिथि जो है वो 14 फरवरी था, उसको इन्होंने कर दिया 20 फरवरी। तो टालने की तो पावर आप में है, टालिए ना, क्यों नहीं आप टालते? हम क्या बताएं, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग भी
जब जब वही व्यवहार करें जिस तरह से घिनौना व्यवहार जो है वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तो इसका क्या जवाब होगा। और भारतीय जनता दल ने तो पहले बताया कि ये इस तरह की जो माने हमारे भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के बेस में, और इनको इसी चुनाव आयोग ने मान्यता भी दे रखी है। तो इन भारत विरोधी देश विरोधी ताकतें या भारतीय समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में और जिनकी मान्यता जो है यहीं से मिली हुई है चुनाव आयोग से, तो इनको डील करते करते इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनके फितरत है, उस फितरत का संक्रमण जो है वो चुनाव आयोग में भी हो गया है। कैसे सब झूठ बोलते हैं, तो उसी प्रकार जो है वही संक्रमण उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसी फितरत का संक्रमण जो है चुनाव आयोग में भी हो गया, और उसी फितरत का शिकार होते हुए वो मुख्य जो चुनाव आयुक्त महोदय जो है वो इतना भयावह जो है चुनाव जो है अपने भारतीय भाई बहनों पर जो कि लोगों की जान लेने वाला चुनाव जो है हमारे आदरणीय भारतीय अवाम पर थोप दिया। तो ये अभिशाप जो है इस देश के लिए है। हम नहीं कहते हैं कि इस चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन करिए, लेकिन देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर है कि संवैधानिक संस्था होते हुए ये अवाम के प्रति एपैथेटिक नहीं है। मान अवाम की कोई चिंता नहीं है, अवाम के जान की कोई चिंता नहीं है, ये सबसे वो गंभीर विषय है। तो उस ओम प्रकाश राजभर से जब ये भी सवाल किया गया कि जब आप कुंभ के लिए मना कर रहे हैं और जो कि उचित है, सही है, तो फिर ये चुनाव भी तो जो है भारतीय भाई बहनों के लिए जानलेवा है, तो इसमें क्यों भाग ले रहे हैं। तो इस तरह के सीधे सवाल के जवाब में वो ओम प्रकाश राजभर महोदय कह रहे हैं कि हमने तो चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को कि एक सर्व दलित बैठक बुलाइए, लेकिन चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, बस यही तक बोल कर आ गए। उनका कहना मतलब कि ये चुनाव जो कि लोगों की जान लेने वाला है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जो है चुनाव आयोग ही है। लेकिन सवाल तो इसके आगे भी बनता है, और वो जो पूछने वाला पूछा नहीं, लेकिन ये सवाल उन पर भी बनता है कि जब आप जानते हैं कि यह चुनाव लोगों की जान लेने वाला है, तो ऐसे चुनाव में ओम प्रकाश राजभर महोदय आप भाग क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब भी आपको अपने उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों को देना पड़ेगा। तो ये सब हमेशा झूठ, ये सब जितने बड़े अपराधी होते हैं, भारतीय जनता दल ने कहते हैं जितने भी बड़े अपराधी होते हैं, उतने ही बड़े झूठ और अफवाह का इस्तेमाल करने वाले में वो एक्सपर्ट होते हैं, सिद्धार्थ होते हैं, माहिर होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इनकी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। मैंने एक बार बताया भी था कि राहुल क्या बोलता है, अखिलेश क्या बोलता है, ये बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, इनकी एक बात को मत सुनिए। ये इनके हर एक वक्तव्य जो है जो भारत को चाहिए उसके अनुसार बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये कूड़ेदान लायक हैं। उनकी सुनिए और उन सारी बातों को कूड़ेदान में डाल दीजिए, सुनिए मत। हमेशा अनर्गल झूठ। अब देखिए इसकी दशा राष्ट्रवादियों का, झूठे राष्ट्रवादियों का, भारतीय जनता पार्टी वालों का। ये बार बार कहा जा रहा है कि इस देश को भारतीय एकता की जरूरत है, और सब लोग मान भी रहे हैं। सामने से सवाल करिए तो मान भी रहे हैं। और सुनने में आया है कि इस भारतीय जनता पार्टी में भी एक तबका वो शुरू हो गया है
कि भाई देश में भारतीय एकता होनी चाहिए। तो जरूरत है इस देश में भारतीय एकता की, यानी भारतीयता आधारित एकता की, कि सब लोग अपने को भारतीय माने, इसी का आधार एकता। लेकिन अभी भी इस पर आमादा है, छाती तान के बोल रही है ये भारतीय जनता पार्टी कि सारी जातियां एक हों, सारे हिंदू एक हों। तो सुन लीजिए, जान लीजिए कि ये कितनी राष्ट्र के लिए जो है वो घातक है ये। और इसी आधार पर तो जो है दूसरी ओर जो और भी तत्व हैं तो वो बोले भी सारे मुस्लिम एक हो। असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं के जवाब में जब ये कहते हैं कि यानी सारे हिंदू एक हों, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वो कह रहे हैं कि यानी सारे मुस्लिम एक हों। इससे देश चलेगा? हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इस बीजेपी वालों से भी पूछे, साथ साथ जो है ओवैसी से भी पूछे, सवाल पूछिए। वोट देना तो जो है वो दूर की कौड़ी, कि क्या यह देश जो है वो हिंदू एकता से चलेगा? और वही सवाल जो है वही सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी से ही करिए कि क्या यह देश जो है मुस्लिम एकता से चलेगा? और फिर आगे भी हमारी जो आवाम है वो ओम प्रकाश राजभर से पूछे, क्या जो राजभर, जिनको राजभर कहते हैं, उनकी एकता से चलेगा देश? ये सब विखंडन करने वाली बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं। इनका विनाश जरूरी है, अपने आवाम की सुरक्षा के लिए, अपने आवाम के सुकून और चैन के लिए। मौका यही है, इनकी औकात दिखा दीजिए आप लोग, भारतीयता के आधार पर एक होकर के। ये चैनल वाले सवाल ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमारी भारतीय आवाम जो है कितना इनसिक्योर्ड है, कितने असुरक्षित है, बिल्कुल महफूज नहीं है। चारों ओर जो ताकतें हैं, ये जो मीडिया है, अपने को कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब भी आप इन मीडिया को खोलिए, चुनाव के संबंध में यहाँ पर इतने मुसलमान हैं, मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, और ठाकुर हैं इतने हैं, और एक पत्रकार तो वो भगवंत मान है ना, जो वो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का, और उसी को जो है वो पंजाब का मैंने वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का उसको बना गया है। हालांकि उसका कुछ फोटो सब दिखा रहे थे कि वो शराब जो है या पीपा करके कुछ जो है इस तरह से वो अभद्र व्यवहार करता है। अब जो उसका व्यक्तिगत लाइफ है ठीक है, लेकिन वो समाज के लिए कितना घातक है। केजरीवाल खुद इस देश का कितना बड़ा गद्दार है, यह लोगों को देखने की जरूरत है। लेकिन अफसोस अभी बात का कि यानी इस बात का अभी प्रचार नहीं है, इस बात का की जागृति नहीं है कि गद्दार कि केजरीवाल जो कि उस पार्टी का मुखिया है, वह जो है कितना गद्दार है इस देश का। इसकी जागृति जो है हमारे पंजाब में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, या पंजाब के हमारे यानी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन है, उनको जानना चाहिए कि आम आदमी पार्टी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार पार्टी है। जीएनपीसी भी इस देश की गद्दार पार्टी है, देश के खिलाफ। और इनको वोट देना वो राष्ट्रीय कलंक है। हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे गोवा में रहने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे उत्तराखंड में रहने वाले भारतीय भाई बहन, इस जीएनपीसी को वोट करना राष्ट्रीय कलंक है। तो ये जानना चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी के विषय में सिर्फ भगवंत मान का कि व्यक्तिगत जीवन पर कि वो पी पा करके वो कहीं पर नाली में गिर गया, फलाने वो गिर गया, और सब दिखा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र के लिए जो है वो केजरीवाल खतरनाक है।
ये और जो कि राष्ट्रीय भावना आनी चाहिए। हमारे भगत सिंह ने, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जिन्हें अपने प्राण दिए थे और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा था, इसीलिए कि सब लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे। जो राष्ट्र का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है। सभी सब जो है, जो राष्ट्र का दुश्मन है वो सभी भारतीय भाई बहनों का दुश्मन है। वो पंजाब में रहने वाले जो हमारे आदरणीय मतदातागण, जो मतदातागण भारतीय भाई बहन है, उनका भी दुश्मन है। ये भावना, ये जागृति प्रत्येक भारतीय भाई बहन में आना बहुत जरूरी है। तो भगवंत मान को जो है सिर्फ जो है मत देखिए, केजरीवाल को देखिए कि केजरीवाल जो है इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का गद्दार है वो। और उसी ने केजरीवाल का समर्थन किया था। और कौन केजरीवाल? जो कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था। और इसी ने अपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, जब ये दोनों आम आदमी पार्टी में थे, उनसे जो है भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया कश्मीर पर, कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोल के गया था। और ये माने गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी से भी आगे बढ़ करके ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, माने जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी से भी और आगे बढ़ करके योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि यदि जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। इतने बड़े गद्दार हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। सारी बात जो है हमारे आदरणीय भारतीय आम इसको समझे और जागृत हो। और इसकी जो है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी में हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन फंस गए, लेकिन जागृत हो। तो इसलिए पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी को भी नत में नाबूद करिए, जेएनपीसी को भी करिए, और अकाली वाले हमेशा जो है वो आतंकवादियों के वो जो हमदर्द होते हैं। और बीजेपी तो खैर इस देश के लिए अभिशाप है ही। तो वहां भी नोटा 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 अब दबाइए। पंजाब में यदि चुनाव होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट जो है ये मैंने ये चुनाव को रद्द नहीं करता है और वो आप पर बिल्कुल थोपा हुआ रहता है, पंजाब के भी भारतीय भाई बहन जो है नोटा दबाएं, सबको सबक सिखाएं। और उसी प्रकार आवश्यकता है हमारे हिमाचल प्रदेश में, नहीं सॉरी वो उत्तराखंड में भी सभी भारतीय भाई बहन देश को बचाने के लिए, देश को इन देश विरोधी ताकतें, काले अंग्रेजों से बचाने के लिए सिर्फ नोटा 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 अब दबाइए। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, ये मोदी महोदय बोलते रहते हैं सबका साथ सबका विश्वास और क्या क्या सबका प्रयास है, सबका और विकास, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। सब झूठा और जो है सब धोखा देने वाला इस देश को। तो आज कुछ उनके झूठ के नमूने जरा सा आप लोग अवगत होइए। मोदी महोदय कभी भी अपने को भारतीय नहीं मानते हैं। वो अपने को हिंदू बहुत हुआ तो कभी बोलते हैं कि हम जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आते हैं। ये कभी बोलते हैं कि हम वो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जब वो करीब यानी 12 या 13 साल तक मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, बराबर हमारे जो वो भारतीय भाई बहन हैं गुजरात में रहने वाले, उनको बराबर बोलते थे कि हमको चिंता सिर्फ जो है 5 करोड़ गुजरातियों की है। कभी उनकी मंशा नहीं हुई और कभी उनको ज्ञान नहीं हुआ कि ये गुजराती नहीं है, ये अपने भारतीय भाई बहन है। जो है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो गुजरात हो गया है। ये यहाँ पर जो है एकात्मक सरकार होती,
यूनिटी गवर्नमेंट होती तो न तो गुजरात होता, न तो तमिलनाडु होता, न कोई होता। तो अस्तित्व जो है भारत का है, और जो जितने भी देशवासी वो भारतीय हैं। और यही संदेश जो है भारत के संविधान ने अपने प्रस्तावना की शुरुआती पंक्ति से दिया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो शुरुआती संदेश है इसका भारत के संविधान का, ये 13 साल तो उल्लंघन करते रहे जो है मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में। आज भी हमारे देशवासियों को ये मोदी महोदय भारतीय नहीं मानते हैं। उनका संबोधन देखिए क्या कहते हैं कि भाई बहनों, कभी भी नहीं कहते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहनों, कभी नहीं कहते। अब सवाल यह उठता है कि जो अपने को भारतीय नहीं मानता है, हमारे देशवासियों को भारतीय नहीं मानता है, भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उसने जो है किसी भी संवैधानिक पद, चाहे वो मुख्यमंत्री का रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का रहा हो, उसने पात्रता खो दी है। इसको राष्ट्रपति महोदय और इसके जो भारत के जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरा गौर से देखें। ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है कि सभी लोग भारतीय हैं, भारतीय के रूप में व्यवहार करें, भारतीय के रूप में आह्वान करें और आचरण करें और हमेशा अपने को दिखाएं भाई कि वो भारतीय हैं। तो रह करके ये मोदी महोदय वो हिंदुत्व की बात करेंगे और फिर जो बोलेंगे भाई बहनों। तो जो भारत के संविधान के प्रस्तावना का, भारत के संविधान का जो संदेश है, जो कि भारत के संविधान ने अपने प्रस्तावना की मैंने स्टार्टिंग लाइन, शुरुआती पंक्ति से कह दिया कि हम भारत के लोग, जो उसका पालन नहीं कर रहा है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बताए कि क्या वह जो है प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन रहने का या उस पर जारी रहने की पात्रता वो रखता है। ये सबसे बड़ा एक संवैधानिक सवाल है मोदी महोदय के लिए के खिलाफ। तो एक झूठ तो उनका ये एक पकड़ा गया कि कभी भी हमारे भारतीय भाई बहनों को ये भारतीय नहीं मानते, स्वयं को भारतीय नहीं मानते, और जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक जो है हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को ये कभी भी भारतीय नहीं माने। ये सबसे बड़ा झूठ है उनके लिए। दूसरा, ये और पिछले एपिसोड में बताया गया था, पिछले एपिसोड में ये बताया गया था कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज INA, तो जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो किसी अवसर पर, और खास करके जब जो जन्म दिवस था, जो जन्म दिवस है हमारे परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी, और उनका जन्म भी हुआ था 23 जनवरी 1897 को। तो 23 जनवरी के अवसर पर ये मोदी महोदय कह रहे थे कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और उनकी आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है। लेकिन गुजरात से गहरा संबंध किस आधार पर है, किस हकीकत पर है, किन तथ्यों पर वो आधारित है, इसको वो निकल गए अपने झूठ की आदत से। तथ्य क्या है कि जानते हैं कि किसी भी फौज को खड़ा करने में धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है।
जो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था, या उसको या उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके लिए धन की व्यवस्था एक जो है यानी उद्योगपति मान लीजिए या व्यापारी मान लीजिए, वो थे जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज इसकी व्यवस्था करते थे। बाकी और भी और लोगों से योगदान वगैरह जो भी मिलता था वो उसको देखते थे, लेकिन मुख्य रूप से जमनालाल बजाज थे। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस को या उनके आज़ाद हिंद फौज को निर्माण के लिए कहाँ से उनको पूंजी मिली। चूंकि ये जेएनपीसी वाले और ये बीजेपी वाले कभी भी परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या उनकी आज़ाद हिंद फौज पर कोई चर्चा ही नहीं करते, और ना तो ये चर्चा होने देते। दिन रात जो है वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिली तो जो तमाम गद्दारों को नेहरू, इंदिरा, राजीव और फिर उनके जो छोटे भाई हैं वो गोडसे सावरकर, गोडसे देशभक्त था, सावरकर मसीही। इसी में लोगों का दिमाग जो है वो उलझाए रहते हैं। और हमारी आवाम जो है यानी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जाने, उनकी शहादत और कुर्बानी के विषय में जाने, कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को गठित किया, क्या क्या दिक्कतें आई और किसने सहायता किया, इसके विषय में बिल्कुल जानकारी दबाने के लिए ये दोनों जेएनपीसी वाले, बीजेपी वाले जो है संयुक्त रूप से जो है हमेशा वो साजिश करते रहते हैं। ये इनकी फितरत है। तो आ जाइए, तो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में, बनने में एक गुजरात के व्यापारी थे। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है, उसको बोलते हैं सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र में एक जिला है राजकोट में एक जो है वो एक कस्बा है, उसका नाम है धोराजी। तो धोराजी के एक व्यापारी थे जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। उनका नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, यानी 5 शब्दों से मिला हुआ, यानी 5 शब्दों से उनका नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उनकी कृति, उनका योगदान बहुत महान है, उससे भी महान है। तो हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, और देखिए मतलब यदि सोचिए यदि सुभाष चंद्र बोस की चर्चा होती तो उसी प्रकार ये जो हमारे परम राष्ट्रभक्त ये जो है अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी की भी चर्चा होती, और यदि इनकी चर्चा होती तो देश में कितना आपस में भाईचारा जो आता, देश में कितना भाईचारा बढ़ता, सद्भाव बढ़ता, सामाजिक वो समरसता आती। लेकिन ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी जो कि इस देश की दुश्मन है वो जो है आने नहीं देती। तो सुनिए आगे। तो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का व्यापार रंगून में था। उन्होंने अपने पूरे व्यापार को बेच करके 1 करोड़ रुपया 1941 में 1 करोड़, तो जरा सोचिए 1941 में 1 करोड़ जो है आज की तारीख में कितना होगा, हजारों करोड़ से ऊपर। और अपने पूरे व्यापार को खत्म करके उन्होंने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने उनके चरणों में रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जब पूछा कि अरे भाई मरफानी जी ये आप क्या कर रहे हैं, आपका व्यापार है कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा, वो जो है सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति से प्रभावित होकर के उन्होंने उस बेबाकी से उसी भावना में, उसी देशभक्ति की भावना में बोला कि नेताजी अब हमको हमारे वो व्यापार की क्या जरूरत है,
हम भी आपकी सेना में शामिल होते हैं। ये उदात्त भावना थी, ये ऊंची भावना थी हमारे मरफानी जी की। यदि आज जो है देश में इसका प्रचार होता, लोग इससे अवगत होते, देशभक्ति के इस जज्बे का जो है लोग जानते इसको, तो अब्दुल हमीद की तरह या उनसे भी अधिक लोग इनको याद करते, लोग इनको सलाम करते, और उनकी बदौलत पूरे देश में, हमारे पूरे देश में एकता का, भाईचारा का एक माहौल आता, और पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे गद्दारों को का मुंह बंद करने में सहायता मिलती। असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश के दुश्मनों को मुंह बंद करने में सहायता मिलती। आज असदुद्दीन ओवैसी वो शेर बन रहा है, लेकिन जब मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का नाम आता, तो उनके आगे ये बिल्ली दिखता है। उनके आगे ये असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बिल्ली दिखता, या बिल्ली से भी छोटा। तो और फिर गुजरात में एक जिला है सूरत। तो सूरत से एक थे गुलाम हुसैन मुश्ताक रंधेरी, वो आजाद हिंद फौज में भर्ती कराने के लिए वो भर्ती अधिकारी या रिक्रूटिंग ऑफिसर थे। ये दो महान हस्तियां, देशभक्त हमारे जो है आजाद हिंद फौज के निर्माण में इतनी महान उनकी जो है इतनी महान और इतनी उदात्त उनका योगदान था। उनका हकीकत यह है, असलियत यह है। इस हकीकत को मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 23 जनवरी को जब ये बोल रहे थे कि गुजरात का नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज से गहरा संबंध है, इस तथ्य को निकल गए वो। और हमको पूरा इस बात का संदेह है, अंदाज भी है कि चूंकि ये दोनों इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से हैं, और इसीलिए वो निकल गए। ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। इतने महान देशभक्तों का नाम जो निकल जाए, और सिर्फ आधार पर ये सोचे कि ये दोनों जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से हैं, तो कैसे जो है कोई इन पर विश्वास करेगा, और कैसे विश्वास करेगा। और सबका साथ सबका जो विश्वास की बात जब बोलते हैं, तो कितना मन में क्षोभ आता होगा, कितनी मन को तकलीफ पहुंचती होगी और पीड़ा होती होगी। ये पाखंडी कैसे बोल रहा है ये। तो एक झूठ तो वो है। और अच्छा, तमगा लूटने में सबसे आगे झूठ मूठ का तमगा। वो सुभाष चंद्र बोस पे बोलते हुए कि भाई एक बार तो बोल गए कि भाई हमारे देश की जो वास्तविक आज़ादी का दिवस जो है वो 21 अक्टूबर है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना अंडमान निकोबार में की थी। तो इतना तो बोल गए। और ये जानते हुए भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई 15 अगस्त किसी भी रूप में हमारा आज़ादी का दिन हो नहीं सकता, है ही नहीं। ये तो जेएनपीसी अपने पापों को छुपाने के लिए जो है जितनी साजिशें की हैं, उन साजिशों में एक साजिश है। बताइए नहीं कि जिस दिन हमारे 25 से 30 लाख, यानी जिस तिथि के कारण हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान जाती हो, 3 करोड़ से ऊपर लोगों का घर उजड़ता हो, देश का विभाजन होता हो, और देश का विभाजन होकर के वो पाकिस्तान बनता है जो कि एक पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत का हमेशा खून बहाने के लिए, वो भी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के शाह पर। तो उसको ये सब बोलते हैं कि आज़ादी का दिवस।
तो आजादी का दिवस इस देश के दुश्मन जेएनपीसी के लिए हो सकता है, और उसने थोपा भी। वही अभिशाप ये मोदी जी भी ले चल रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ तमगा लूटने के लिए कह दिया कि हमारा आज़ादी का दिवस जो है, हमारे वास्तविक आज़ादी का दिवस जो है वो 21 अक्टूबर है। 21 है, बोल तो दिया। जब 21 अक्टूबर आया तो यह कहते हुए सुने गए कि हमको तमगा इन्होंने क्या लूटा कि लाल किले में जो है आजाद हिंद फौज का एक संग्रहालय इन्होंने बनवा दिया। संग्रहालय बनवा करके तमगा तो लूट लिया। लेकिन जब उस समारोह में जाना था 21 अक्टूबर को, तो यह कहते हुए सुना गया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो गद्दार किस्म का है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो कह रहा था कि मोदी महोदय तब कह रहे थे कि हमको उस समारोह में मत ले जाइए। क्यों? कि लोग हमारा बाल नोच लेंगे। यह सोचिए कि 3 से 3 एमपी, 3 से 3 जिसके खुद एमपी हों, ऐसा प्रधानमंत्री, 3 से 3 एमपी जिसे खुद उसके बीजेपी के एमपी हों, और यदि एनडीए को मान लिया जाए तो 3 से 35 या 3 से 40 एनडीए के एमपी हों उसके पीछे, वो कह रहा है कि 50-55 एमपी वाला राहुल जो है जिसके पीछे हैं, वो जो है ये मोदी जी का बाल नोच लेगा। बताइए कौन मानेगा इस बात? तो कितना झूठ बोलते हैं ये मोदी महोदय जो है। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने अब ये कल्पना के परे है झूठ बोलने में। देखिए, इनको फेंकू के रूप में झूठ बोलता है, वो जो बोलते रहते हैं सब जेएनपीसी वाले, समाजवादी पार्टी वाले जो फैलाए हुए हैं, वो तो बहुत ही गलत है। मोदी ने सब भेज दिया, मोदी ने सब भेज दिया, वो अपने स्वार्थ में। लेकिन जो इस तरह से जो पूरे देश के सामने, और जहां पर देश की बात हो, जहां पर जो है वो जहां पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, वहां पर ये झूठ बोलना है। इसको देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये गलत, तो ये झूठ उनका था। तो उसी प्रकार जो है वो ये 2 का जो नाम था हमारे, वो ये मेमन अब्दुल हबीब, यूसुफ मरफानी का नाम, और जो है गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी का नाम, इसलिए उन्होंने नहीं लिया कि शायद वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से हैं। और कह भी रहे हैं कि जो है गुजरात का बहुत गहरा संबंध है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज से। लेकिन किस आधार पर है, इसको वो निकल गए। तो इस प्रकार वो झूठ बोलने वाले हैं। और पिछले साल जब वो चुनाव था विधानसभा का, तो फिर जब इनका जन्मदिन आया हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी, शायद उसी के आसपास चुनाव भी था पश्चिम बंगाल का, तो उसमें जो है 23 जनवरी को इन्होंने तमगा लूटने के लिए कह दिया पराक्रम दिवस। फिर वो चुनाव के दौरान बोला हुआ जो है पराक्रम दिवस, फिर वो गायब हो गया। कितना ये तमगा लूटने के लिए आगे रहते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि जो ये गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस को ये कह रहे हैं कि अब गणतंत्र दिवस जो है
हमारे सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है 23 जनवरी है, वहां से उसको मनाया जाएगा, उसको गणतंत्र से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, गणतंत्र दिवस किस लिए है मोदी महोदय? वो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ये क्यों इस तरह का झूठ वाली बात आप जोड़ रहे हैं? अरे, देश का अभिशाप जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उसके जन्मदिन जो है, जो 2 अक्टूबर है, वो कलंक है। उस कलंक को हटा करके 23 जनवरी को जो है राष्ट्रीय दिवस, 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए यानी कुछ करिए ना। तो उस जो देश का अभिशाप है, वो क्या नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी, उसका भी उसको जो है उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएंगे। और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस से जोड़ रहे हैं। और मोदी महोदय, अरे इतना तो ज्ञान रखिए ना कि भाई गणतंत्र दिवस के जो किस रूप में हमने उसमें कोई त्याग बलिदान की बात नहीं आती है। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था देश का, तभी जाकर के ये गणतंत्र बना। तो किस तरह से झूठ बोलना, तमगा लूटना, ये इनकी वो गतिविधि है। और एक झूठ तो मैं सामने आपको बता रहा हूं। ये कभी कभी बोलते हैं कि गांधी जी की इच्छा थी इस कांग्रेस को खत्म किया जाए। इस गांधी महोदय ने क्या क्या साजिशें की देश के खिलाफ, इसका तो जरा भी ज्ञान इनको नहीं है। गांधी ने ऐसा जो बोला था कि इस कांग्रेस को एक खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया है, तो उस तिथि के विषय में भी मोदी महोदय झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे भाई 1952 के 1950 के आसपास गांधी जी ने खुद कहा था, मोदी महोदय का ये कहना था कि गांधी जी ने 1950 के आसपास कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, और मैं गांधी जी की इच्छा का पालन कर रहा हूं या उनकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। लेकिन मोदी महोदय जानिए, वास्तविकता यह है कि गांधी जी ने कहा कब था, जब 1936 में अंग्रेजी हुकूमत के रहते सीमित स्तर पर प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय चुनाव में यानी काफी प्रांतों में कांग्रेस जो है वो जीती थी, कुछ प्रांतों में जो है मुस्लिम लीग भी जीती थी, और कुछ प्रांतों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस यानी दोनों जीते थे। तो जहां पर यानी कांग्रेसी वो सरकारें थी, तो ये जो कांग्रेस वाले हैं या जेएनपीसी वाले, शुरू से इनकी आदत है लालची और जो है वो और जो है भ्रष्टाचार इनके खून में है। तो उस वक्त जो कि पहली बार सत्ता मिली, तो तभी वो लालची भी हो गए और जो है ये भ्रष्टाचारी भी हो गए। इसी को देख करके वो जो है देश का अभिशाप मोहनदास करमचंद गांधी, मैंने दिखावा किया कि भाई अब इस कांग्रेस को खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया है। कब बोला था? 1936 में। और कब बोला था? 1936 में। मोदी महोदय क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी ने बोला था 1950 में। तो मोदी महोदय जान लीजिए कि 1950 में तो गांधी थे भी नहीं, उनका देहांत हो गया था 30 जनवरी 1948 में। तो ये काफी जो है वो झूठ वो बोलते रहते हैं। तो और वो जो घटना थी 1936 वाली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि
क्योंकि ये कांग्रेसी मैंने पहली बार उनको सरकार मिली या सत्ता मिली तो इतने लालची और भ्रष्टाचारी हो गए। और एक खतरनाक काम यानी उन समय ने ये किया कि अच्छे विभाग यानी मलाईदार विभाग, मतलब अच्छे मतलब मलाईदार विभाग जो है इन सबों ने अपने पास रख लिया, और जो बगैर मलाई के और माने कम मत वाले विभाग जो है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वाले जो है जो कांग्रेसी थे उनको दे दिया। देखिए यही एक बॉइलिंग पॉइंट था। बॉइलिंग माने उबलने वाला। तो जो कांग्रेसी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे वो बहुत सोच में पड़ गए कि अभी तो पूरी हुकूमत जो है वो अंग्रेजों की है, और अभी से इनका ये हालत है कि जो है हमको किस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, यानी दो दर्जे का कि जब भी मंत्रालय लेना हुआ तो अच्छे विभाग और महत्वपूर्ण विभाग मलाईदार विभाग तो अपने ये ले लेंगे, और जो है मैंने निकम्मे जो विभाग हैं या जिनमें कम मलाई है वो हमको वो दे देंगे, और इसके बाद मेरा क्या हाल करेंगे। तो ये सोच करके वो इस्लाम आस्था वाले मतलब मुस्लिम जो है वो बहुत गंभीर चिंता में पड़ गए, और ये सोच करके उनके नीचे की जमीन खिसक गई, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नहीं भाई अब अपना खुद का अलग से इंतजाम होना चाहिए। तो हमारे देश के लोग जाने कि जिसमें यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा वो 30 दिसंबर 1929 को होती है, उस समय पाकिस्तान की मांग नहीं होती है। जरा इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। जब जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है 30 जनवरी 1929 को, उस समय पाकिस्तान की मांग नहीं होती, और उसमें जीना या कोई भी नहीं कहता कि उसे जीना तो करते चाहिए नहीं, किसी ने भी मांग नहीं गई नहीं साहब आपके पूर्ण स्वराज का हम समर्थन तब करेंगे जबकि हमारे पाकिस्तान का मसला आप जो है हल कर दीजिए। ऐसी मांग उसमें बिल्कुल नहीं हुई। ये मांग जो है 1929 के 11 साल बाद 1940 में हुई है। तो 1940 में जो घोषणा हुई उसके पीछे ये जो है उसके पीछे यही कारण था कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले यानी मुस्लिम लोग जो है बहुत गहरी चिंता में पड़ गए कि भाई जिसमें अंग्रेज चले जाएंगे तो ये हमारा क्या हाल करेंगे ये कांग्रेस। तो अपना अलग से इंतजाम पाकिस्तान के रूप में होना चाहिए। इसलिए इसलिए 1936 के 4 साल बाद जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई। ये वजह है उसके बाद। तो पूरा पाकिस्तान बनने के पीछे जो है इन्हीं गद्दार जो है वो जेएनपीसी वालों का ही है, कांग्रेसियों का है, और जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये देश है। तो देश को बांटने वाला 25 से 30 लाख लोगों को जो है वो मरवाने वाला, और जो है लोगों को और पूरे देश को जो है वो तबाही में झोंकने वाला, आज भी वो उसको वोट मिलता रहा। उसको वोट जो है 60-70 साल तक मिलता रहा। यह भी एक बहुत बड़ी वो ट्रेजेडी है, और वो ट्रेजेडी आज भी चल रही है। वोट मांग रहे हैं सब। तो हमारे भारतीय भाई बहन, हालांकि इस एपिसोड कुछ लंबा हो गया, भारतीयता के माहौल पर विश्वास करते हुए भारतीयता के आधार पर एक और करके इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर शून्य करिए, नष्ट में नाबूद करिए, और इनको ठिकाने अब लगाइए। ये दूसरी आज़ादी का ये अभियान है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।